हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट नंबर 2। जैसा कि इंडियन डेवलपमेंट का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था और फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। आज मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमारे देश को आज़ादी मिली 1947 के अंदर, तो उस समय हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, यानी एग्रीकल्चर हमारा कैसा था, हमारा विदेशी व्यापार कैसा था, हमारा जनान की रूपरेखा कैसी थी। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 1 का आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ने के लिए चल रहे हैं। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक पार्ट आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, जिसके अंदर मैंने 1947 में हमारी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं होती है वो मैंने आप लोगों को पूरा वीडियो के अंदर समझाया था। तो आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं कृषि क्षेत्र की स्थिति इन 1947 में जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर जा रहे थे तो भारतीय कृषि की कैसी स्थिति थी। देखो, आज के जो किसान हैं कुछ हद तक उनकी हालत जो है काफ़ी मात्रा में आप देखोगे तो बहुत सही है। आज किसानों के पास इतना राइट है कि वो सरकार के खिलाफ विद्रोह भी कर देते हैं। आज किसानों के पास इतना पैसा, किसानों के पास बहुत सारे किसानों के पास, जैसे हरियाणा और पंजाब के किसान जो है स्पेशली काफ़ी अमीर होते हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, उनके पास अच्छा खासा कैपिटल है और वो किसानी के अंदर बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। वहीं पर कुछ राज्यों में हमारे किसानों की हालत खराब भी है, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट उनके लिए बहुत काम करती है, जैसे उनको सिंचाई की सुविधाएं देना, उनको कम ब्याज पर जो है लोन वगैरह देना। तो बहुत सारे काम आज किसानों के लिए सरकार कर रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, 200 सालों तक लगभग अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर औपनिवेशिक शासन के रूप में राज करा। तो उस दौरान किसानों के साथ हमारे देश के अंदर क्या व्यवहार किया गया। और 1947 में क्वेश्चन यह है कि 1947 में 1947 में जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर जा रहे थे तो उस समय हमारे देश की कृषि की क्या हालत थी। ठीक है, तो एक एक करके 1 बाय 1 करके हम समझेंगे कि 1947 में हमारे देश का एग्रीकल्चर कैसा था। सबसे पहले लिखा हुआ है निम्न उत्पादन व उत्पादकता। एक 2 वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि हमारे देश में जो किसान 1947 में थे उनकी उत्पादन क्षमता भी कम थी और उनका उत्पादन भी कम था और उनकी उत्पादकता भी कम थी। अब ये उत्पादन का मतलब क्या होता है कि देखो, इंडिया के पास टोटल जितनी भी जमीन है, ठीक है, इंडिया के पास, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। देखो, इंडिया के पास जितनी भी जमीन है और अमेरिका के पास जितनी भी जमीन है, ये इंडिया के पास एग्रीकल्चर की जमीन है और ये अमेरिका के पास एग्रीकल्चर की जमीन है। मान के चलो, मैं एक बस एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं कि इंडिया अपनी पूरी जमीन पर 10 लाख टन गेहूं का उत्पादन करता है। इंडिया क्या करता है, अपनी पूरी जमीन पर 10 लाख गेहूं का टन का उत्पादन करता है। तो वहीं पर अमेरिका अपनी टोटल जमीन के ऊपर कम से कम 100 लाख टन गेहूं का उत्पादन करता था। बस ये एक एग्जांपल है। इसका मतलब कि इंडिया का उत्पादन ज्यादा है या अमेरिका का उत्पादन ज्यादा है? अमेरिका का उत्पादन ज्यादा है। उत्पादन का मतलब होता है कि कौन देश कितना उत्पादन कर रहा था। तो इंडिया के पास जितनी भी जमीन थी, इंडिया दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम उत्पादन कर रहा था। तो सबसे पहले नंबर पे है कि इंडिया का जो उत्पादन था वो काफी कम था। और एक होता है उत्पादकता। अब ये उत्पादकता का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि भाई चाइना है, ठीक है, चाइना का 1 हेक्टेयर जमीन और इंडिया का 1 हेक्टेयर जमीन, ठीक है। चाइना 1 हेक्टेयर जमीन पर मैं मानता हूं कि 50 किलो, एक एग्जाम्पल है बस जस्ट ये, चाइना 1 हेक्टेयर जमीन पर 50 किलो गेहूं का उत्पादन करता था। तो इंडिया 1 हेक्टेयर जमीन पर सिर्फ 30 किलो गेहूं का ही उत्पादन कर पा रहा था। देखो, जमीन बराबर है लेकिन उसी जमीन पर चाइना ज्यादा उत्पादन कर रहा था और इंडिया कम उत्पादन कर रहा था। इसे कहते हैं उत्पादकता। तो उस समय पर यह देखा गया 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ कि दुनिया के ज्यादातर देशों के मुकाबले भारत का टोटल प्रोडक्शन यानी कि अनाज का उत्पादन भी कम था और उत्पादन करने की जो क्षमता थी वो भी हमारी बहुत कम थी। रीजन क्या था? सिंचाई की सुविधाएं नहीं मिलती थी, पूरा हम बारिश के ऊपर निर्भर रहते थे, तकनीकी ज्ञान नहीं था किसानों के पास, इसके अलावा बहुत सारे रीजन उस समय थे। तो हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। उत्पादन से अभिप्राय कुल पैदावार से होता है। कुल पैदावार मतलब कि टोटल प्रोडक्शन। जैसे मैंने इंडिया और अमेरिका का टोटल प्रोडक्शन बताया। इंडिया का टोटल प्रोडक्शन मान लो 10 लाख है तो उनका 100 लाख के बराबर है। जबकि उत्पादकता का अर्थ प्रति हेक्टेयर भूमि पर उत्पादन से होता है।
उत्पादकता मैंने क्या बताया, प्रति हेक्टेयर पर कितना उत्पादन करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय दोनों ही काफी कम थे, यानी भारत की उत्पादकता भी कम थी और उत्पादन भी कम था। ठीक है, 2019-20 की तुलना में सन 1947 में चावल का उत्पादकता लगभग 4 गुना कम थी, यानी कि भारत 1947 के मुकाबले 2019-20 में 4 गुना ज्यादा चावल का उत्पादन करने लग गया। ठीक है, तो ये कुछ एक डाटा दे रखा है, यहाँ पर एक डाटा और भी है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वाले पॉइंट में हमें पता चला कि 1947 में अंग्रेज जब हमारे देश के ऊपर राज करके जा रहे थे, यानी कि हमारा देश जब आज़ाद हो गया, तो उस समय भारत के जो किसान थे उनकी उत्पादन क्षमता भी कम थी और उनका उत्पादन भी कम था और उत्पादकता का स्तर भी काफी कम था। तो एक बात तो हमारी समझ में आ गई। दूसरे नंबर की बात, भू बंदोबस्त प्रणाली, जिसे हम जमींदारी व्यवस्था या शोषक भू व्यवस्था प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो जब अंग्रेज हमारे देश पे राज कर रहे थे ना, तो अंग्रेजों का जो गेम था ना वो बहुत टिपिकल गेम था, मतलब उनको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अंग्रेज क्या करते थे, एक ट्राइंगल शेप पैदा करते थे। ट्राइंगल शेप मतलब देखो, सबसे पहले होते थे हमारे किसान, क्या होते थे हमारे किसान, एक होते थे जमींदार, कौन होते थे जमींदार। ठीक है, जैसा कि आपको पता है किसान भी इंडियंस होते थे और जमींदार जो थे वो भी इंडियन थे। और एक होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब अंग्रेजी शासक। ठीक है, अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, वो हमारे देश के अंदर देखो किस तरीके से खेल खेलती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधा अंग्रेजों को कहती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधा जमींदारों को कहती थी कि भाई तुम्हारी जितनी भी जमीन है उस पे जितना भी फसल उगाया जाएगा उसका 50% फसल मुझे चाहिए लगान के रूप में, 50%। तो जमींदार, अब क्योंकि अंग्रेजों का राज था, उनका कानून था, ठीक है, उनकी इतनी बड़ी आर्मी थी, तो जमींदार उनसे लड़ नहीं सकते थे। तो जमींदार क्या करते थे, उनको 50% अनाज देते थे। अब एक बात बताओ, इस जमीन पर 50% जितना भी अनाज उगाया गया उसका 50% ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता था। और किसान जो थे वो क्या करते थे, जमींदारों से उनकी जमीन उधार लेकर उस पर किसानी करके अनाज उगाते थे। तो अगर मान के चलो इन्हें 50% जमींदारों को, किसान ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर 50% अनाज देना पड़ जाए, तो ये इनसे कितना अनाज लेंगे, ये इनसे कम से कम 75% अनाज लेते थे। अब सोचो कि किसान असली मेहनत करता था, जमीन किसकी होती थी, जमींदार की, और जमींदारों को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोलती थी कि जितना भी फसल इस जमीन पर उगेगा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 50% क्या चाहिए, अनाज चाहिए। अगर जमींदारों को 50% ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ जाए तो वो किसानों से कितना लेगी, 50% से तो ज्यादा लेगी। तो जनरली किसानों से 70%, 75%, 80% फसलें ले ली जाती थी। तो किसानों के हाथ क्या लगता था, किसानों के हाथ कुछ भी नहीं लगता था। यानी किसानों का जीवन निर्वाह करना, इतना फसल भी नहीं होता था कि वो आसानी से अपना जीवन निर्वाह कर सके, इतनी बुरी स्थिति पैदा हो जाती थी किसानों के सामने। चलो एक बात तो ये है, लेकिन जो भी किसान फसल उगाते थे उसमें जितनी भी कॉस्ट आती थी, तो उस कॉस्ट को ना तो जमींदार बियर करते थे ना ब्रिटिश गवर्नमेंट। कई बार क्या होता था, फसलें खराब हो जाती थी तो किसानों को लॉस हो जाता था, उस लॉस में भी जमींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट किसानों की कोई हेल्प नहीं करते थे। कुल मिलाकर बात यह है कि एक ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से जमींदार और किसानों के बीच में बहुत चौड़ी खाई खुद गई थी, यानी कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े देखने के लिए मिलते थे। यानी कि किसानों की नजर में जो असली विलन था वो कौन था, जमींदार, लेकिन वास्तव में पर्दे के पीछे जो खेल खेल रहा था वो कौन थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसी को हम लोग कहते हैं भू बंदोबस्त प्रणाली या जमींदारी व्यवस्था या शोषक भू व्यवस्था प्रणाली, जिसके अंदर किसानों से जमींदार बहुत सारी फसल ले लेते थे और उसका लगान फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को चुकाते थे। ठीक है, तो इस व्यवस्था के अनुसार कृषि क्षेत्र से होने वाला लाभ लगान के रूप में जमींदारों को जाता था। ठीक है, किसान जितना भी अनाज उगाते थे वो जमींदारों को देते थे। जमींदार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बगैर लगान एकत्रित करना होता था। जमींदार बिल्कुल भी रहम नहीं खाते थे किसानों की स्थिति पर, वो जितना फसल उगाते थे कम से कम 80%, 75% फसलें उनसे ले लिया करते थे। निश्चित राशि के लगान को ब्रिटिश सरकार के पास जमा कराने की तिथि भी निश्चित होती थी। अच्छा, क्यों, जमींदार भी मजबूर थे, क्योंकि जमींदार को एक निश्चित तिथि तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारी फसल लगान के रूप में जमा करनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे लिखी है। जमींदारों और औपनिवेशिक सरकार द्वारा कृषि की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। देखो ठीक है, इतनी सारी फसल ले रहे हो किसानों से, तो सारी मेहनत तो पूरे साल किसान ही करता था,
जमींदार तो सिर्फ अपनी जमीन देते थे, किसान पूरे साल उसके ऊपर मेहनत करके अनाज उगाता था। तो अगर आप इतनी फसल ले भी रहे हो तो तुम्हें किसानों के लिए कुछ करना चाहिए था, जैसे किसानों की सिंचाई में हेल्प करनी चाहिए थी, लॉस हो जाए तो किसानों की हेल्प करनी चाहिए थी, किसानों को कुछ फाइनेंस देना चाहिए था, लेकिन ऐसा वो कुछ भी नहीं करते थे। यानी कि जमींदार और औपनिवेशिक शासक दोनों मिलकर किसानों का बहुत बड़े स्तर पर क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। यह व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रारंभ किया गया था। तो इस बंदे का नाम याद रख लेना जिसने जमींदारी सिस्टम को सबसे पहले स्टार्ट करा था 1793 के अंदर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर लग जाता है, भू बंदोबस्त प्रणाली क्या होती है, या फिर जमींदारी व्यवस्था क्या होती है, शोषक भू व्यवस्था प्रणाली क्या होती है, तीनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर हो गया होगा आपको? आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है हमारा कृषि का बाध्यकारी व्यवसायीकरण। अब ये बाध्यकारी व्यवसायीकरण का मतलब क्या होता है? देखो, किसान क्या उगाना चाहते थे? किसान उगाना चाहते थे दाल की फसलें, किसान उगाना चाहते थे गेहूं, किसान उगाना चाहते थे चावल। लेकिन इन सारी फसलों से ना अंग्रेजों को ज्यादा फायदा नहीं था, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश के ऊपर राज कर रहे थे और अंग्रेज वही करते थे जिससे उनको फायदा मिलता है। अच्छा, दूसरी तरफ अंग्रेजों का इंग्लैंड के अंदर कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार था और उनके जो कपड़े थे ना वो पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होते थे। अब आपको पता है कि अगर जो कपड़े होते हैं, कपड़ों को रंग करने के लिए, उन्हें ब्लीच करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे केमिकल की जरूरत होती है। तो केमिकल बनाने के लिए ना एक नील की खेती होती है, नील की खेती। तो उससे क्या बनता है? केमिकल बनता है और उस केमिकल से ना कपड़ों को क्या करा जाता है? रंग किया जाता है। अब वो केमिकल की जो खेती है वो कौन करे? अगर वो केमिकल की खेती अंग्रेज अपने देश के अंदर करवाएंगे, वो केमिकल की खेती बहुत खतरनाक होती है। अगर केमिकल की खेती एक बार जमीन के ऊपर की जाएगी तो जमीन को फिर 2-3 सालों का रेस्ट चाहिए, मतलब कि जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। तो इंग्लैंड वालों ने सोचा कि यार अगर हम नील की खेती अपने देश के अंदर करवाएंगे तो हमारे देश की बहुत सारी खेती की जमीन तो खराब हो जाएगी और हमारे देश के जो किसान हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना नील की खेती भारत के जमींदार और किसानों को कुछ अग्रिम लालच देकर उनसे जबरदस्ती ये वाली खेती करवाई जाए। भारत के किसान मजबूर थे, जमींदार भी कुछ हद तक मजबूर थे, उनको लालच दिया जाता था और लालच देकर कुछ कैश वगैरह उनको पकड़ा दिया जाता था, जिसकी वजह से वो मजबूर होकर किसकी खेती करते थे? नील की खेती करनी पड़ती थी। तो भारत में बहुत बड़े स्तर पर अंग्रेजों के द्वारा बाध्यकारी व्यवसायीकरण को बढ़ावा दिया गया, यानी कि उन्हें नॉर्मल अनाज, दाल की फसलें, मक्का की फसलें, चावल की फसलें, इन सब फसलों से उन्हें रोका जाता था। नील और केमिकल खेती के लिए उनको क्या दिया जाता था? लालच दिया था। ब्रिटिश शासन के दौरान नगदी फसलों जैसे कि कपास, जूट उगाने के लिए किसानों को उचित कीमत दी जाती थी। हालांकि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि वह अनाज फसलों के स्थान पर नगदी फसलों को उगा रहे थे। ब्रिटिश उद्योग द्वारा उपयोग की जाती थी, जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश अपने लिए करते थे। किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश किया गया, क्योंकि ब्रिटेन कपड़ा उद्योग में कपड़े को रंगने तथा उसको विरंजित करने के लिए यानी ब्लीच करने के लिए नील की बहुत अधिक जरूरत होती थी। किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम धन का मतलब होता है एडवांस पैसा दे देना के लिए आकर्षित किया जाता था। तो किसान मजबूर होते थे, जमींदार भी मजबूर होते थे, उनको कुछ लालच दिया जाता था कि भाई आप नील की खेती करो, देखो हम आपको कैश दे रहे हैं, हम आपको एडवांस में पैसा दे रहे हैं। तो अंग्रेजों ने इस तरीके से हमारे देश की जो कृषि व्यवस्था थी उसको खराब करने की कोशिश की। तो 3 बातें मैंने आपको बता दिया। आज़ादी के समय उत्पादन भी कम, उत्पादकता भी कम, भू व्यवस्था प्रणाली चल रही थी और कृषि के अंदर बाध्यकारी व्यवसायीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा 4th पॉइंट, उसके अंदर लिखा है भूमि के स्वामी तथा उसे जोतने वाले किसानों के बीच में एक चौड़ी खाई थी। अभी अभी मैंने आपको ये बात बताई थी है। जमींदार, भारत सरकार एक था हमारा जमींदार, एक हमारा जमींदार था, दूसरा हमारा कौन था? दूसरा हमारा किसान था और तीसरा कौन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट किससे टैक्स लेता था? जमींदारों से। और जमींदार किससे टैक्स वसूला करते थे? किसान से। यानी किसान जितना भी फसल उगाएंगे उसका मान लो 80-70% इसको देंगे, तो ये 50% 40% किसको देगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो असली जो विलन था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश की एक गरीब
एक तरीके से बोल सकते हैं किसान क्या थे, गरीब कम्युनिटी थी और जमींदार थोड़े अमीर थे। तो गरीब और अमीरों के बीच की जो दोस्ती है ना, उसको भी तोड़वाने का काम करा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस लॉ के द्वारा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमेशा कोशिश करी कि जो जमींदार है और किसान है वो आपस में दोस्ती के साथ रह ही ना पाए, वरना इंडिया में क्या होता कि जो गरीब कम्युनिटी थी और अमीर थी वो एक दूसरे के दोस्त बन जाती, फिर वो आंदोलन करने लग जाती। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो जमींदार और किसानों के बीच में एक लड़ाई भी लगवाती थी। तो वही बात लिखिए, भूमि के स्वामी मतलब जमींदार और उसे जोतने वाले यानी कि किसानों के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई रहती थी। भूमि के स्वामी फसल के हिस्सेदार तो थे, किंतु उत्पादन की लागत में उनका कोई हिस्सा नहीं था। देखो, जमींदार उनसे फसल तो ले लेते थे 70% 80%, लेकिन उस फसल को उगाने में जो कॉस्ट आती थी उस कॉस्ट को वो बियर नहीं करते थे, उस कॉस्ट में उनका कोई हिस्सा नहीं था, वो किसान अपनी जेब से लगाता था। भूस्वामियों का एकमात्र उद्देश्य लगान आय को अधिकतम करना था। भूस्वामी सिर्फ इसी कोशिश में रहते थे कि यार किसी तरह से हम इतना लगान वसूल लें कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा करवाते और कुछ हमारी थोड़ी बहुत कमाई हो जाए, बस इस चक्कर में रहते थे। छोटी और खंडित जोते का मतलब क्या है? देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भूमि सुधार करा। तो भूमि सुधार में क्या करा गया कि बहुत सारी ऐसी जमीनें थी जो इंडिया के अंदर वेस्ट पड़ी थी, या बहुत ज़्यादा जो जंगल का एरिया था, जो पठारी एरिया था, उन सबको सरकार ने समतल करके उनको एग्रीकल्चर यूजफुल बना दिया उस जमीन को। लेकिन आज़ादी से पहले भारत के अंदर जो ज़मीनें थी, किसानों के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी ये भी नहीं थी कि भाई इस तरीके के लॉ हैं या ज़मीन हमें बाध्यकारी जो है खेती करवाई जाती। इसके अलावा दिक्कत एक और भी थी। दिक्कत ये थी कि उस समय जो भारत के अंदर जो ज़मीनें थी एग्रीकल्चर की, वो बिखरी हुई थी, यानी ज़मीनें इधर उधर थी। तो सिंचाई करने में दिक्कत आती थी, बुआई करने के अंदर उसमें दिक्कत आती थी, फसलों की कटाई में दिक्कत आती थी, और फसलों को इकट्ठा करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती, क्योंकि फसलें जगह जगह पर उगाई जाती थी। यानी जो ज़मीनें थी वो बिखरी हुई थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कोई उसमें सुधार नहीं किया जाता था। जोते मतलब जमीन छोटी होने के साथ साथ खंडित थी। खंडित जोतों से अभिप्राय जमीन यहां वहां टुकड़ों में बिखरी हुई थी, जिससे जमीनों को जोतने की लागत काफी अधिक हुआ करती थी। निर्वाह का दृष्टिकोण, अब ये निर्वाह का दृष्टिकोण का मतलब क्या है? देखो, ये तो बिल्कुल मैं साफ साफ पता लग रहा है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उस समय किसानों की हालत ऐसी थी कि वो कहते थे हमें कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए भाई, हमें बस इतना कर दो कि हमारा जीवन यापन चल जाए, बस हम इतना कर ले कि हमारा गुजारा चल जाए, हमारा पेट भर जाए। आज के जो किसान है ना, जैसे हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, इनके जो किसान इतने समृद्ध हो गए, इनके पास देखो इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, इनका लाइफस्टाइल भी कुछ अच्छा हो गया और अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं, और सरकार की तरफ से भी इनको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है। उस समय के किसानों की हालत ये थी कि किसानों की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था, ना तो कोई फाइनेंस का रिस्पॉन्स मिलता था, ना तो उनको कोई सिंचाई की सुविधाएं मिलती थी, कोई सुविधा नहीं थी, और उनसे उल्टा लगान भी बहुत भारी मात्रा में लिया जाता था। तो सारी फसलें तो उनकी ऐसी चली जाती थी, बस वो इतनी कोशिश करते थे कि हमारी लागत किसी तरह से निकल जाए, हमारा पेट किसी तरीके से भर जाए। तो आज के जो किसान है वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन उस समय के जो किसान है वो अपना जीवन यापन चल जाए भाई, इसी के लिए काम करते थे। निर्वाह खेती का वह रूप जिसमें फसलों का उत्पादन परिवार की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है निवेश में कमी। उस समय ना एग्रीकल्चर के अंदर निवेश की बहुत कमी थी, सरकार की तरफ से भी, जमींदारों की तरफ से भी, और किसान के पास तो खैर पैसा था ही नहीं। आज के किसानों को आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट काफी हाई है, किसान के लिए सरकार भी इन्वेस्ट करती है बहुत सारी चीजों में, है ना, और किसान खुद भी अपना भी फाइनेंस लगाता है क्योंकि किसानों पे अब पैसा है। भारतीय कृषि बांध लगाना, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी में निवेश की कमी का सामना कर रही थी, यानी कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो ये सारे काम कर सके। हालांकि कुछ किसान अपनी कृषि के प्रारूप में बदलाव कर खाद्य फसलों की बजाय नकदी फसलें उगाने में लगे हुए थे, जबकि कुछ किसानों को बात समझ में आ गई थी कि अब क्या करें भाई, बाध्यकारी जो फसल है, जो नील वगैरह की खेती है वही कर लेते, कम से कम कुछ पैसा तो हाथ में लगेगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था कि 1947 में हमारे देश के एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी। तो इसके अंदर मैंने आपको 7 पॉइंट बता दिए हैं, अगर एग्जाम में आ जाता है तो यही 7 पॉइंट आपको लिखने हैं। लेकिन इस टॉपिक के अंदर ज्यादातर ये देखा गया कि जो पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे भू व्यवस्था प्रणाली थी, या निम्न उत्पादकता, निम्न उत्पादन का मतलब क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर पॉइंट पर भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है देश का विभाजन एवं इसका प्रभाव। देखो 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हो गया, चलो ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना हमें और करना पड़ा विभाजन के रूप में।
1947 में जब देश आज़ाद हुआ, देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे हुए, एक अलग देश की मांग हुई और उस समय पर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। तो पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उससे क्या हुआ, देश के विभाजन का भारतीय कृषि पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कैसे, इस चीज को समझते हैं। भारत में 82% जनसंख्या रह गई। जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में जाने वाली जो जनसंख्या थी वो सिर्फ 18% थी, यानी 82% जो पॉपुलेशन थी इंडिया की, उन्होंने फैसला करा कि अब हमें इंडिया के अंदर ही रहना है। जबकि अनाज उत्पादन का मात्र 65% क्षेत्रीय भारत को मिला। बहुत बड़ा नुकसान क्या हुआ कि भारत में जो आबादी थी वो 85% रह गई, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर की जो जमीन थी वो भारत के सिर्फ 65% लगी, यानी 35% भाग जो है वो किसके पास चला गया, पाकिस्तान के पास चला गया, जिसमें पंजाब सिंध की जो जमीनें थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत उपजाऊ जमीनें थी। खाद्य उत्पादन की दृष्टि से धनी क्षेत्र पश्चिमी पंजाब व सिंध पाकिस्तान को मिल गया। ये बहुत बड़ा नुकसान था इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ने अपनी बहुत ही उपजाऊ जमीनों को खो दिया विभाजन के दौरान। तो ये 2 टॉपिक और भी हैं छोटे छोटे से जो इसमें जॉइंट है। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में।